छात्रों, कल अपन जनसंख्या संरचना में अपन ने आयु संरचना पढ़ा था। उसके बाद लिंगानुपात पढ़ा था और जनसंख्या संगठन पढ़ा था कि जनसंख्या संगठन के अंदर ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में होती है, संलग्न रहती है, जबकि नगरीय जनसंख्या देखें तो गैर कृषि कार्यों में क्या रहती है, संलग्न रहती है। तो वो अपन ने कल पढ़ा था जनसंख्या संगठन के बारे में। आज अपन जनसंख्या संरचना में देखें तो साक्षरता के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे साक्षरता के बारे में अपन ने भारत भूगोल में पढ़ा है कि साक्षर व्यक्ति किसे कहते हैं कि 7 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ सके, लिख सके तथा समझ सके क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। यानी 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति देखिए जो किसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है तथा समझ सके, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा गया है। ये भारत भूगोल में मैंने परिभाषा पढ़ी थी कि साक्षर किसे कहेंगे, यानी कि महिला या पुरुष जो 7 वर्ष से अधिक आयु का हो, किसी भाषा को पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, उसे क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। फिर देखें तो साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक का मतलब है, अगर अपन देखें कि किसी प्रदेश, देश या राज्य की साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है तो उसे जनसंख्या का देखें, उस राज्य का विकास क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। यानी विकास सूचकांक में देखें तो वो आगे राज्य मिलेगा। गुणात्मक मतलब उसका जीवन स्तर देखें, उसके रहन सहन का स्तर देखें। ये साक्षरता से क्या होता है, उसकी जो गुणात्मक बातें होती हैं, दृष्टिकोण होता है, पहलू, उनका अध्ययन करते हैं। और ये प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय, यानी किसी प्रदेश के देखें तो सामाजिक है, उसका आर्थिक विकास हुआ, उसका विश्वसनीय तथा यथार्थ सूचक होता है। यानी समाज, किस समाज का कितना आर्थिक विकास हुआ है, उसकी विश्वसनीय जानकारी इससे मिलती है तथा यथार्थ सूचक होता है। यथार्थ मतलब वास्तविक उसकी क्या मिलती है, इससे जानकारी मिलती है। तो कई बार प्रश्न आता है कि साक्षरता किस बात का सूचक होता है, तो सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक तथा यथार्थ सूचक होता है। विश्वसनीय तथा यथार्थ जानकारी साक्षरता से मिलती है। तो यहाँ साक्षरता केवल परिभाषा याद करनी कि साक्षर व्यक्ति की श्रेणी में किसे रखते हैं अपन, कि 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो महिला या पुरुष जो किसी भाषा को पढ़ सके, लिख सके, समझ के क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। और अगर साक्षरता दर निकाले तो प्रतिशत में निकाल लेते हैं कुल जनसंख्या के आधार पर। फिर साक्षरता द्वारा देखें तो जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, यानी गुणात्मक जानकारी उससे प्राप्त होती है। और ये प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय, यानी किसी प्रदेश के देखें तो जो सामाजिक क्षेत्र का विकास हुआ, उसका आर्थिक विकास हुआ, उसकी विश्वसनीय और यथार्थ क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। वास्तविक उससे संबंधित जो जानकारी होती है वो क्या होती है, इससे प्राप्त होती है। फिर देखिए साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। ये अपन ने भारत भूगोल में पढ़े थे। 4 कारक ध्यान रखने, कई बार प्रश्न आता है कि साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है आर्थिक विकास का स्तर। भी कोई भी राज्य देखें या कोई भी देश देखें, अगर उसका आर्थिक विकास अच्छे ढंग से हुआ है तो वहाँ साक्षरता दर क्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। अगर कोई राज्य आर्थिक विकास के मामले में देखें पिछड़ा हुआ राज्य है, गरीब है, प्रति व्यक्ति आय कम है, तो उस राज्य में देखें तो साक्षरता दर भी क्या पाई जाती है, न्यून पाई जाती है, कम पाई जाती है। दूसरा देखें नगरीकरण। नगरीकरण प्रभावित करता है, यानी जिन विश्व के महाद्वीपों की हम बात करें, उत्तरी अमेरिका जैसे यूरोप है, इन देशों में नगरीय जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ साक्षरता दर भी क्या है, 100% के करीब पाई जाती है इन देशों में, क्योंकि नगरीकरण ज़्यादा हुआ तो शिक्षा की सुविधाएं यहाँ मिली, उच्च शैक्षणिक संस्थान है, तो साक्षरता दर क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। जैसे अफ्रीका, एशिया, यहाँ नगरीकरण कम हुआ है तो साक्षरता दर भी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तीसरा देखें जीवन स्तर है, यानी जो जीवन स्तर है वो भी लोगों का क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर जीवन स्तर अच्छा है तो इससे क्या होगा, साक्षरता दर भी प्रभावित होगी। लोगों का जीवन स्तर अच्छा है तो साक्षरता दर प्रभावित होती है, क्योंकि जीवन स्तर अच्छा है तो पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी शैक्षणिक सुविधाएं उनको मिलेंगी। और इससे क्या होता है, उनका जो शैक्षिक स्तर होता है वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है और साक्षरता में क्या होती है, इससे वृद्धि होती है। चौथा देखें महिलाओं की सामाजिक स्थिति। महिलाओं की सामाजिक स्थिति देखें वो भी प्रभावित करती है, क्योंकि महिला साक्षरता को तो प्रभावित करती है। अगर महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी है तो साक्षरता दर क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी महिलाओं की। जैसे अपने एशिया महाद्वीप में देखें महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी नहीं है
दुर्व्यवहार किया जाता है या उनके साथ मतलब समाज में अच्छा व्यवहार नहीं होता है, तो महिला साक्षरता कम पाई जाती है। जबकि जिन विश्व के महाद्वीपों में देखें महिलाओं की स्थिति अच्छी है, वहाँ साक्षरता दर भी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है समाज में। तो ये है साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक। पहला आर्थिक विकास का स्तर, दूसरा नगरीकरण, तीसरा जीवन स्तर और चौथा महिलाओं की सामाजिक स्थिति। यानी ये 4 कारक क्या करते हैं, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक है। तो 2 नंबर का कई बार प्रश्न आता है कि साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो केवल नाम ही लिखने, आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, जीवन स्तर और महिलाओं की सामाजिक स्थिति। उसके बाद आता है, एक लाइन ध्यान रखनी है, कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत देखें तो 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग को सम्मिलित किया गया। यानी जो आयु वर्ग अपने आयु संरचना पढ़ा था, 3 आयु वर्ग, 0 से 14 बालक, 15 से 64 प्रौढ़ या वयस्क और 65 वर्ष से ऊपर क्या होते हैं, वृद्ध होते हैं। तो जो कार्यशील जनसंख्या यानी किसी भी प्राथमिक व्यवसाय है, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय चतुर्थ जिस भी व्यवसाय में संलग्न हो सकती है, वो जनसंख्या कौन सी होती है, 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग को शामिल किया गया। क्योंकि 15 वर्ष से कम आयु के क्या हो गए, बालक हो गए, और 64 वर्ष से ऊपर देखें तो वो किस में आते हैं, वृद्ध की श्रेणी में आते हैं, जो आश्रित जनसंख्या में आ गए, बालक और वृद्ध दोनों। तो ये प्रश्न भी देखना 1 नंबर का कि कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत कौन सी आयु वर्ग की जनसंख्या को शामिल किया जाता है, 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद देखिए जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, यानी जनसंख्या की जो व्यावसायिक संरचना है वो अपन देखते हैं कि किस प्रकार जनसंख्या है वो उसकी व्यावसायिक संरचना। व्यवसाय का मतलब कौन कौन से व्यवसाय में संलग्न है, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार की जनसंख्या है। देखो व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय और कार्यों में संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यावसायिक जो संरचना है, कौन से व्यवसाय में लगे हुए जो कुल जनसंख्या है उसमें कार्यरत जनसंख्या इतनी कितनी कार्यरत जनसंख्या है, उसके विभिन्न व्यवसाय प्राथमिक द्वितीय या कार्यों में जो संलग्नता होती है, यानी किस कार्य में जो संलग्न पाए जाते हैं उसका क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। तो व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत देखें कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या में देखें कितने लोग संलग्न हैं या कार्यरत हैं, उनके विभिन्न व्यवसाय जो भी हैं प्राथमिक द्वितीय चतुर्थ इनका अध्ययन करते हैं, और कार्य में जो इनकी संलग्नता होती है उसके बारे में क्या जुटाई जाती है, जानकारी जुटाई जाती है, अध्ययन किया जाता है। तो यह है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। फिर कार्यशील जनसंख्या वन पढ़ा है 15 से 64 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष। और ये कार्यशील जनसंख्या किन किन क्षेत्रों में संलग्न रहती है, कृषि का क्षेत्र हो सकता है, वानिकी यानी बागवानी वगैरह है, मत्स्य मछली पालन है, विनिर्माण है, द्वितीय क्षेत्र में जो उद्योग प्रसंस्करण आते हैं, निर्माण कार्य है, व्यावसायिक परिवहन क्षेत्र है, सेवाओं में यानी व्यावसायिक परिवहन है, जो भी संचार सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, संचार है, अन्य जो अवर्गीकृत सेवाएं उनमें क्या होती है, संलग्न होती है। यानी अन्य जिस प्रकार की जैसे बैंकिंग की सेवाएं हैं, बीमा है, पर्यटन है, इस प्रकार की जो सेवाएं उनमें भी क्या होती हैं, संलग्न होते हैं, लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न बनता है कई बार कि कार्यशील जनसंख्या में कौन कौन से आयु वर्ग के लोग आते हैं और किन किन सेवाओं में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं। तो ये 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। और ये कृषि के क्षेत्र है, वानिकी यानी बागवानी का क्षेत्र है, मत्स्य यानी मछली पालन है, विनिर्माण है, निर्माण है, व्यावसायिक परिवहन सेवाएं व्यवसायिक जो भी प्राथमिक द्वितीय तृतीय इन सेवाओं में सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, परिवहन की, संचार की सुविधाएं हैं, या अन्य जो भी अवर्गीकृत यानी इसके अलावा जो और सेवाएं जैसे पर्यटन है, बीमा है, बैंकिंग है, इस प्रकार की सेवाओं में क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। जिन देशों में अलग विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, अलग विकसित विकसित नहीं अलग विकसित देश है, वहाँ प्राथमिक व्यवसाय में जनसंख्या का अनुपात क्या रहता है, अधिक सक्रिय रहता है। यानी ऐसे देश जहाँ अर्थव्यवस्था बहुत कम विकसित है, अलग विकसित यानी पिछड़ी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, वहाँ प्राथमिक व्यवसाय में जनसंख्या का अनुपात क्या पाया जाता है, अधिक सक्रिय रहता है। देखो व्यवसाय के क्षेत्र अपन पढ़ेंगे आगे आएंगे, प्राथमिक जैसे कृषि करना है, मछली पालन है, खनन है, ये सभी के लिए पशुपालन किस में आते हैं, प्राथमिक में आते हैं। द्वितीयक में उद्योग विनिर्माण ही आते हैं, तृतीयक में परिवहन संचार बैंकिंग बीमा ये आते हैं, चतुर्थ में पढ़ेंगे शोध अनुसंधान ये आते हैं। तो यहाँ देखें जिन देशों में अलग विकसित अर्थव्यवस्था है
यानी पिछड़े हुए देश कह सकते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है। अर्थव्यवस्था के मामले में वहाँ पर निम्न स्तर की अर्थव्यवस्था है। तो वहाँ प्राथमिक व्यवसाय में देखिए, यानी जो कृषि से जुड़े क्षेत्र हैं या जो प्राथमिक व्यवसाय, खनन करना है, पशुपालन है, मछली पालन है, इन क्षेत्र में जनसंख्या का क्या रहती है, अधिक सक्रिय या क्रियाशील रहती है। विश्व के विकासशील देशों या विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रों में देखें, कार्यों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात क्या रहता है, अधिक सक्रिय रहता है। यानी विश्व के ऐसे देश जो विकासशील हो रहे हैं, विकास की आगे बढ़ रहे हैं विकास के मामले में, या विकसित हैं, इन देशों की अर्थव्यवस्था में देखें तो द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रों में देखें तो कार्यशील जनसंख्या का अनुपात क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। द्वितीयक उद्योग विनिर्माण इन क्षेत्रों में, और तृतीयक परिवहन संचार बैंकिंग इन क्षेत्रों में देखें तो जो कार्यशील जनसंख्या उसका अनुपात यानी प्रतिशत देखें तो क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। द्वितीयक में विनिर्माण उद्योग आ गए, और तृतीयक में परिवहन संचार बैंकिंग इन क्षेत्रों में देखें तो इन जनसंख्या का अनुपात क्या रहता है, अधिक रहता है। तो यहाँ ये देखना है, एक तो कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, 15 से 64 वर्ग में आती है, और ये कौन कौन क्षेत्रों में लगे, कृषि है, वानिकी है, मत्स्य है, विनिर्माण है, निर्माण है, व्यावसायिक परिवहन सेवाएं हैं, संचार है, और अन्य जो अवर्गीकृत पर्यटन, बीमा है, बैंकिंग, इन सेवाओं में क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। और ऐसे देश जिनमें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पिछड़े हैं, वहाँ प्राथमिक व्यवसाय में क्या जनसंख्या का अनुपात है, अधिक सक्रिय। यानी ऐसे देश जहाँ विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, पिछड़े हुए देश कह सकते हैं, और अर्थव्यवस्था निम्न स्तर की, वहाँ प्राथमिक यानी कृषि में जनसंख्या का अनुपात क्या रहता है, अधिक। जबकि विश्व के विकासशील देशों या विकसित होते देशों में, यानी विकासशील देशों में देखें या विकसित हो रहे दोनों क्षेत्रों देशों में देखें तो द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में जनसंख्या अनुपात क्या रहता है, अधिक सक्रिय रहता है। तो ये ध्यान रखना है। फिर विश्व में देखें, ये लाइन पर नगरीय जनसंख्या में रह गई थी, पॉइंट देखना है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। यानी कई बार प्रश्न आता है एक नंबर का कि विश्व का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। तो ये अपना 30 चौथा पार्ट था। छोटा पार्ट विश्व जनसंख्या संरचना, यानी छोटा प्रश्न आएगा तो ये आयु संरचना के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया, या जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है, या लिंगानुपात किसे कहते हैं, लिंगानुपात याद करने का सूत्र देखना है, या फिर साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, साक्षरता किसे कहते हैं, या फिर कार्यशील जनसंख्या में कौन सी आयु वर्ग आती है, 15 से 64 वर्ष आती है, या जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना से क्या तात्पर्य है, टिप्पणी लिखी। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या जो विभिन्न व्यवसाय या कार्यों में क्या होती है, संलग्न होती है, उसका अध्ययन किसमें करते हैं, जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना में करते हैं। और इसमें 15 से 64 वाले कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण इनमें आते हैं जो कार्यशील जनसंख्या है। और जहाँ अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ प्राथमिक व्यवसाय में जनसंख्या का अनुपात अधिक मिलेगा। जबकि विकासशील देशों और विकसित होते देशों में देखें, जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वहाँ द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात क्या रहता है, अधिक सक्रिय होता है। और विश्व में देखें, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। तो इसके साथ अपना चौथा पार्ट क्या होता है, पूरा होता है।